हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में रजिस्टर का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखे, उसी का चल रहा था प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो मैंने सोचा एक दो क्वेश्चन और बचा है उसको कंप्लीट कर लेते हैं अपने तरफ से और प्रैक्टिस, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा परफेक्शन आता है। तो एज पॉसिबल एज जितना ज़्यादा हो सके आप लोग मेरे अलावा अपने स्तर पर और कोशिश करिए, ठीक है। तो एक और मैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिस अपने ओर से कर देता हूँ, बाकी अपने बुक वगैरह से और आप लोग कर सकते हो, और ज़रूरत पड़ने पर और नए रूल और नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर से इसका क्लासेस में पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन का फिर से लूँगा। ये फिगर है, फिगर में एक सर्किट दिया है। सर्किट इस टाइप से है, देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन वाले ने इसमें बोला गया है कि सर्किट के टर्मिनल ए, इसको टर्मिनल ए मार्किंग किया है, इसको टर्मिनल बी मार्किंग किया है, ठीक है। तो सर्किट के ए और बी टर्मिनल के बीच में सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा उसी को निकालना है, ठीक है। तो सर्किट के ए और बी टर्मिनल पर सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा उसी को अपन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फाइंड द इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, ठीक है। तो ए और बी टर्मिनल पर सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो उन्होंने इस ए और बी के बीच पूछा है, तो हमें क्या करना है, इस ए और बी टर्मिनल पर सबसे लास्ट में पहुंचना है। यही रहता है ना प्रोसेस, लास्ट में जिस पॉइंट का रेजिस्टेंस पूछा है उसी पॉइंट पे पहुंचना है अपन को। तो उससे हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ कहीं से, ठीक है। तो यहाँ कहीं से हमें स्टार्ट करना है बैक साइड से, ठीक। फिर बैक साइड से स्टार्ट करके इस पॉइंट तक सबसे लास्ट में पहुँचेंगे। अगर आपको ए और बी के बीच पूछा है तो यहीं से स्टार्ट मत कर देना, आपको इधर से सीरीज पैरेलल देखते हुए जाना है। यदि किसी रजिस्टर का एक टर्मिनल किसी अनदर रजिस्टर के सिर्फ एक टर्मिनल से कनेक्टेड हो तो वो सीरीज कनेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो जैसा कि ये 10 ओम का रजिस्टर है, इस 10 ओम के रजिस्टर का एक टर्मिनल इस 2 ओम के रजिस्टर के एक टर्मिनल से सीधा जुड़ रहा है, इन दोनों के बीच में कोई और तीसरा एलिमेंट है ही नहीं है। तो ये दोनों फिलहाल क्या कहलाएगा, सीरीज में कहलाएंगे, ठीक है। अगर आपको इसको प्रॉपरली मार्किंग करना है तो ये तो बी जंक्शन हो गया, इन दोनों पॉइंट के बीच कुछ नहीं है, मतलब ये पूरा बी ही है। ये ए है, चाहते हैं तो अपन इसको और मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको मार्किंग कर दूं, सपोज इसको मार्किंग कर देता हूँ सी, इस पॉइंट को मार्किंग कर देता हूँ डी, तो सी और डी के बीच देखूं तो सी और डी नोड के बीच में ये 10 ओम और ये 2 ओम का रजिस्टर आपस में सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है। ये डायरेक्टली दिख रहा है, देखो 10 ओम का एक टर्मिनल है, वो 2 ओम के एक टर्मिनल से ही जुड़ा है सीधा सीधा, ठीक है। तो 10 और 2 ओम आपस में सीरीज में कनेक्टेड होगा। तो जब भी रजिस्टर सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड होता है हमेशा एडिटिव नेचर का होता है, मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बताया भी है। तो सी और बी के बीच में 10 ओम एंड 2 ओम का रजिस्टर क्या है, सीरीज में है। तो बिटवीन सी एंड डी 10 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर्स इन सीरीज, ठीक है। तो 10 ओम और 2 ओम का रजिस्टर्स है वो आपस में किस फॉर्म में कनेक्टेड है, सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है। सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड होने के कारण ये दोनों रजिस्टर आपस में किस मोड में होगा, एडिटिव मोड में होगा। तो इन दोनों का एडिटिव है, उसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा कर देते हैं। तो ये दोनों एडिटिव नेचर का होगा, तो 10 ओम प्लस 2 ओम, 10 और 2 ओम का कितना हो जाएगा, ये 12 ओम। तो 12 ओम आएगा इन दोनों का, ठीक है। तो उसको रिप्लेस करके नया सर्किट ड्रा करूँगा तो इस टाइप से बनेगा। आपको इस पॉसिबल इस इक्विवेलेंट सर्किट में बनाते ही जाना है भाई, जैसे जैसे आप हटाते जाएंगे वैसे वैसे आप क्या करना है, आपको सर्किट ड्रॉ करते ही जाना है, ठीक है। तो ये हो गया,
इन दोनों पॉइंट के बीच में एक लगा है, और ये 10 और 2 ओम मिलाकर क्या बनेगा इन दोनों के बीच में, ये 12 ओम। ये 12 ओम बनेगा। और ये क्या है आपका 6 ओम, ये है आपका 8 ओम, ये 6 ओम, ये आपका 4 ओम, ये 8 ओम, ये आपका क्या है 4 ओम, ये 8 ओम है, और ये क्या है 6 ओम ए, और ये क्या हो जाएगा बी। ठीक है, इस टाइप से बनेगा ये सर्किट। ठीक है, नया रीड्रॉ करने पर ये वाला टर्मिनल है वो ए बी टर्मिनल है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक 10 ओम का रजिस्टर था और यहाँ पर 2 ओम का रजिस्टर था। सी और डी के बीच में 10 ओम और 2 ओम का रजिस्टर सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड था। मैंने उन दोनों को हटा दिया और हटा करके उसको क्या कर दिया, एक सिंगल इक्विवेलेंट सर्किट रजिस्टर से रिप्लेस कर दिया। तो 10 और 2 ओम के रजिस्टर को हटाओगे तो 12 ओम मिलेगा। ठीक है, तो 12 ओम का रजिस्टर है उससे रिप्लेस कर दिया मैं। ठीक, अब जैसे ही जिस पॉइंट के रजिस्टर को हटाओगे उसी पॉइंट पे ही जोड़ना है भाई इक्विवेलेंट को। ठीक है, मैंने इन दोनों पॉइंट के बीच में 2 रजिस्टर सीरीज में था, दोनों सीरीज को हटा के सिंगल से रिप्लेस किया, तो इसी पॉइंट पे ही जोड़ूंगा उसको। जिस जंक्शन पे वो जुड़ा था उसी जंक्शन पे ही इसको भी जोड़ूंगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 10 ओम और 2 ओम आपस में मिलकर क्या बनेगा 12 ओम का बनेगा यहाँ पर, तो 12 ओम से रिप्लेस कर दिया। अब जैसे ही इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में इस 12 ओम को रिप्लेस किया, 12 ओम को रिप्लेस करने से ये 6 ओम देख सकते हो, ये 6 ओम का एक टर्मिनल ये 12 ओम के एक टर्मिनल से जुड़ रहा है, फिर 12 ओम का जो दूसरी टर्मिनल है वो 6 ओम के दूसरी टर्मिनल से जुड़ रहा है। तो ये 6 ओम और 12 ओम का रजिस्टर है वो क्या है आपस में पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं, दोनों का एक दूसरे से दोनों टर्मिनल जुड़ा हुआ है। तो जब भी रजिस्टर का दोनों टर्मिनल आपस में जुड़ा हो इसका मतलब क्या कहलाता है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। और पैरेलल में क्या होता है, हमेशा सर्किट का रेजिस्टेंस है वो उन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय उन दोनों का सम। तो मैंने इसको सी माना था, इसको क्या माना हूँ डी माना हूँ, तो बिटवीन सी एंड डी, तो ये सी और डी के बीच 6 ओम और ये 12 ओम दोनों आपस में क्या है पैरेलल है बिटवीन सी एंड डी। तो 6 ओम पैरेलल विथ 12 ओम दिख रहा है, तो 6 ओम पैरेलल विथ क्या है आपका 12 ओम, तो 6 ओम और 12 ओम का क्या हो जाएगा 6 गुणित 12 डिवाइडेड बाय 6 धन 12। ठीक है, 6 गुणित 12 डिवाइडेड बाय, ठीक है, तो 12 छिका 72 होता है। ठीक, 72 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 12 6 18, पैरेलल में उन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय उन दोनों का सम। तो 12 छिका 72 डिवाइडेड बाय 12 6 18, 18 से डिवाइड करोगे 72 को तो क्या आएगा 4 ओम। ठीक है, तो उन दोनों 6 ओम और 12 ओम का जो रजिस्टर पैरेलल में था उन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा एक सिंगल रजिस्टर का इक्वल हो जाएगा। तो 6 ओम और 12 ओम को सी और डी पॉइंट के बीच से हटाऊंगा और इन दोनों के जगह में मैं इस 4 ओम के रजिस्टर से उसको क्या कर दूंगा रिप्लेस कर दूंगा। तो चलो फिर से रीड्रॉ कर देते हैं। रीड्रॉ तो करते ही जाना पड़ेगा भाई, तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो जहाँ से हटाओगे उसी बस को हटाना है और उसके जगह में इक्विवेलेंट रजिस्टर से रिप्लेस करते जाना। तो 6 और 12 ओम हटा तो उसके जगह में क्या बचेगा, सी और डी के जगह में 4 ओम बचेगा, सिर्फ 4 ओम बचेगा सी और डी के जगह में। और यहाँ पर क्या है ये 8 ओम, ये 6 और 12 हटेगा, 6 और 12 तो उसके जगह में 4 ओम, ये आपका 6 ओम है। ये क्वेश्चन में ये 4 ओम है, यहाँ पर क्वेश्चन में ये 8 ओम है, ये 6 ओम है, और ये क्या है आपका क्वेश्चन में ये भी 4 ओम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नया ड्रॉ किया, ये 4 ओम कहाँ से आया, यहाँ पे मैंने 6 और 12 ओम का जो रजिस्टर है वो दोनों पैरेलल में था उसी को हटा दिया।
अब 6 और 12 पैरेलल जहाँ से हटा है उसी पॉइंट पे मैं उसका इक्विवेलेंट वैल्यू 4 ओम का लगा दूंगा। अब ये 4 ओम और 8 ओम दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 ओम का एक टर्मिनल इसकी एक टर्मिनल से, फिर 8 ओम का दूसरी टर्मिनल इधर से, 4 ओम का दूसरी टर्मिनल इधर अनदर से। तो फिर हाल ये 4 और ये 8 ओम दोनों सीरीज में दिख रहा है। एक ही टर्मिनल बस जुड़ा है इन दोनों का, और इसकी दूसरी टर्मिनल किसी अनदर पॉइंट से जुड़ा है। तो जब भी रजिस्टर का एक ही टर्मिनल किसी अनदर रजिस्टर से जुड़ा हो तो इसका मतलब वो सीरीज कहलाता है। और सीरीज में रजिस्टर्स हमेशा क्या होता है, एडिटिव नेचर का होता है, ठीक है। तो 8 और 4 ओम दोनों सीरीज में होगा, और इन दोनों का सीरीज किसके किसके बीच जुड़ा है, 6 ओम के एक टर्मिनल से और 6 ओम के दूसरी टर्मिनल से जुड़ा है। मतलब इन दोनों को हटाऊंगा मैं, 8 4 12 ओम होगा। इन दोनों का सीरीज 8 ओम और 4 ओम मिलाकर क्या होगा, 12 ओम होगा। और 12 ओम से इसको क्या कर दूंगा, मैं रिप्लेस कर दूंगा। तो ये 8 और 4 ऐड होगा, ऐड होने से डायरेक्टली बन जाएगा। तो फिर से रीड्रॉ करूंगा तो ऐसा बनेगा। सॉरी, ऊपर वाले सर्किट में एक रजिस्टर भूल गया हूँ बीच का। डायगोनल में जो रजिस्टर जुड़ा है वो 8 ओम का है। यहाँ पर ऐसा, ये 8 ओम, ये 4 ओम, ये भी 8 ओम, ये आपका 6 ओम, और ये ऐसा, ठीक है। नया सर्किट ड्रा करने से ये बनेगा। ये 8 ओम का है बीच का, खाली जितना रिप्लेस कर रहे हैं वो वही बस चेंज होगा इक्विवेलेंट से, बाकी तो सेम रहेगा। अब फिर से यदि बैक साइड को देखूंगा तो ये 6 ओम और 12 ओम पैरेलल दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये 12 ओम का एक टर्मिनल इसकी एक टर्मिनल से, 12 ओम की दूसरी टर्मिनल इसकी दूसरी टर्मिनल से जुड़ा है। तो जब भी रजिस्टर का दोनों टर्मिनल आपस में जुड़ा हो इसका मतलब क्या कहलाता है, पैरेलल। तो ये दोनों आपस में क्या है, फिलहाल पैरेलल में है। तो 6 पैरेलल विद क्या है, 12। तो 6 गुणित 12 उन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय उन दोनों का सम, यही होता है पैरेलल में। तो 12 6 का 72, 72 डिवाइडेड बाय 12 6 18, दोनों का क्या हो जाएगा, 4 ओम। तो ये 6 ओम और ये आपका 12 ओम का पैरेलल है, वो क्या होगा, 4 ओम के बराबर होगा। तो इन दोनों को इसके जगह से हटाऊंगा और इसके जगह पे मैं 4 ओम का एक इक्विवेलेंट रजिस्टर है वो क्या कर दूंगा, मैं ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रजिस्टर में ड्रॉ करूंगा, इस टाइप से ड्रॉ करता हूँ मैं। फिर से आपको समझाने के लिए मुझे बहुत सारा ड्रॉ करना है, आपको करना रहेगा तो आप कैलकुलेशन कर करके आप कम कर सकते हो। तो ये यहाँ पर ये 4 ओम बन जाएगा, और ये ऑलरेडी सर्किट में ये 4 ओम का है। ये 6 और 12 का 4 ओम आ जाएगा। ये क्वेश्चन में 4 ओम पहले से दिया है, ये भी 8 ओम पहले से दिया है, ये 6 ओम पहले से दिया है, और ये डायगोनल का 8 ओम क्वेश्चन वाला पहले से दे दिया। ये इक्विवेलेंट सर्किट होगा, ठीक है। अब ये 4 ओम और ये 4 ओम आपस में क्या है, दिख रहा है, सीरीज में दिख रहा है। कैसे पता चला, इस 4 ओम का एक टर्मिनल इसकी एक टर्मिनल से, इस 4 ओम का दूसरी टर्मिनल किसी अनदर से, ऐसे। तो ये और ये आपस में क्या है, सीरीज में। सीरीज में होने के कारण दोनों रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों रजिस्टर आपस में क्या होता है, एडिटिव नेचर का होता है जब भी सीरीज में होता है। तो इन दोनों का 4 और 4 ओम दोनों आपस में ऐड होगा। तो 4 ओम प्लस 4 ओम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 8 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सर्किट फिर ड्रॉ करूँगा तो ये 6 ओम, ये पहले से 8 ओम ही है, ये क्वेश्चन में 4 ओम ही है, और इसके जगह में 4 और 4 मिलाकर ये क्या हो जाएगा, 8 ओम।
और ये पहले से डायगोनली इसके साथ में 8 ओम पहले से कनेक्टेड है। ये 4 ओम है, ये 8 ओम है, ये क्या है 6 ओम है। ठीक है, अब जैसे ही इन दोनों को मैं सीरीज़ को सॉल्व करके एक सिंगल सीरीज दोनों पॉइंट के बीच कनेक्ट किया, तो ये 8 ओम आया और ये 8 ओम का एक टर्मिनल इस 8 ओम के एक टर्मिनल से जुड़ रहा है, फिर ये 8 ओम का दूसरी टर्मिनल इस 8 ओम के दूसरी टर्मिनल से जुड़ रहा है। दैट मीन्स ये दोनों आपस में किस फॉर्म में कनेक्टेड है, पैरेलल फॉर्म में। और पैरेलल में क्या होता है, हमेशा रेजिस्टेंस है वो, शॉर्टकट कर रहा हूँ, आप लोग थ्योरी लिखते जाना। 8 ओम पैरेलल विथ 8 ओम क्या होगा, इन दोनों का गुना, ठीक है, डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। तो ये क्या हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 8 8 16 का क्या, 8 8 का 16 और 16 चौक 64। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो टोटल इक्विवेलेंट सर्किट क्या आ जाएगा 4 ओम आ जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों को हटा दो, इन दोनों को हटाऊंगा तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 ओम क्वेश्चन वाला दिया है। ये 8 और 8 ओम का पहला सॉल्व करने से 4 ओम आया। ये क्वेश्चन वाले का 8 ओम है और क्वेश्चन वाले ने 6 ओम दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 4 ओम और ये 4 ओम आपस में सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड दिख रहे हैं, देख लो। तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, एडिटिव नेचर का होगा, क्योंकि एक ही टर्मिनल जुड़ा है। देख लो, इसका एक टर्मिनल इसकी एक टर्मिनल से, इसका एक टर्मिनल किसी अनदर से, इसका भी एक टर्मिनल किसी अनदर से। तो जब भी सीरीज में कनेक्टेड हो क्या होता है, रजिस्टर हमेशा क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 8 ओम। तो इन दोनों को यहाँ से हटा करके उसको मैं 8 ओम से क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। तो जिस पॉइंट से हटाओगे उसी पॉइंट के बीच ही जोड़ना है। अब ये 4 4 को इन दोनों के बीच हटाया, इसलिए इन दोनों के बीच क्या लगाऊंगा मैं, 8 ओम लगाऊंगा। ये 8 ओम, ये भी 8 ओम होगा और ये क्या हो जाएगा 6 ओम। क्लियर हुआ। तो जैसे ही मैं इसी सर्किट को ड्रॉ किया, यहाँ पर 8 ओम और इस 8 ओम का रजिस्टर किस में अब पेयर हुआ है, पैरेलल में। और पैरेलल में होने के कारण हमेशा क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। तो 64 डिवाइडेड बाई 16, 16 चौक 64। ठीक है, 4 ओम आया। अब इन दोनों को हटा करके 4 ओम से रिप्लेस कर देता हूँ मैं। तो ये हो गया और ये यहाँ पर 4 ओम, ये 4 ओम आ गया और ये 6 ओम आ गया। और ये क्या है, ए और ये बी है, लास्ट टर्म पहुँच गया। अब क्वेश्चन वाले ने बोला है कि सर्किट के ए और बी के बीच में सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, यही पूछा है। तो 6 ओम और 4 ओम दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, और जब भी रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होता है हमेशा क्या होता है, वो एडिटिव नेचर का ही होता है। तो 6 और 4 ओम को जोड़ूंगा तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, अगर ए और बी के बीच की रजिस्टेंस को मैं आर ए बी मान लूँ, तो आर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 ओम इन पैरेलल विथ 4 ओम। तो 6 और 4 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 ओम। ठीक है, तो ये 10 ओम होगा और 10 ओम ही ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस है। क्लियर हुआ। तो ये हो गया हमारा सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालने वाला। आई थिंक मैंने अपने ओर से 9-10 क्वेश्चन ले लिया, आगे भी लेते रहूँगा, बट अपने लेवल पर आप लोग अपने तरफ से भी तैयारी करिए। ठीक है, इसमें मैं स्टार और डेल्टा कनेक्शन कराऊंगा, तो रजिस्टर का और क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी स्टार डेल्टा का रूल नहीं समझाया हूँ, इस कारण स्टार डेल्टा पर बेस्ड रजिस्टर का कॉम्बिनेशन नहीं, अभी सिंपल सीरीज एंड पैरेलल ही देखे हम। ठीक है, तो ये रहा अपन का। अब कुछ डीसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए मैं वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है वो क्या कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ आप सबको। ठीक, तो फिर अपन वोल्टेज और करंट सोर्स से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है और करंट सोर्स क्या होता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स क्या होता है उसके बारे में देखेंगे।
ठीक है। तो कोई भी क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होता है, कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होता है, उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को उसकी प्रॉपर फंक्शन के लिए कुछ अमाउंट में उसको एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को या फिर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को उसकी प्रॉपर फंक्शनैलिटी के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो प्रोवाइड करने का काम करता है, वो एनर्जी सोर्स के द्वारा होता है, ठीक है। उस एनर्जी सोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ सोर्स या फिर वोल्टेज सोर्स बोलते हैं, ठीक। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को उसकी प्रॉपर फंक्शन के लिए उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने हेतु जिस एक्सटर्नल डिवाइस का यूज़ करते हैं वही डिवाइस क्या होता है, एनर्जी सोर्स होता है, ठीक है। तो एनर्जी सोर्स यहाँ पर वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, करंट सोर्स भी हो सकता है। उसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि एनर्जी सोर्स इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड करने वाली एक डिवाइस है। एनर्जी सोर्स के अंतर्गत बहुत सारे हो सकता है। एक तो डीसी वोल्टेज सोर्स हो सकता है, एसी वोल्टेज सोर्स हो सकता है, ठीक है। तो डीसी वोल्टेज सोर्स, ठीक है, डीसी वोल्टेज सोर्स हो सकता है या फिर एसी वोल्टेज सोर्स हो सकता है, ठीक है। तो एसी वोल्टेज सोर्स एंड डीसी वोल्टेज सोर्स, तो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइड करने वाले सर्किट को ही या डिवाइस को ही क्या बोलते हैं, हम वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ एनर्जी देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्स, डीसी वोल्टेज सोर्स एंड एसी वोल्टेज सोर्स। ये करंट सोर्स भी हो सकता है, वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो वोल्टेज डीसी वोल्टेज सोर्स के अंतर्गत क्या होगा, डीसी वोल्टेज सोर्स किसको बोलेंगे, ऐसा वोल्टेज सोर्स जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड या फिर फिक्स एम्पलीट्यूड की कंटिन्यूअस डीसी सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस या फिर फिक्स्ड एम्पलीट्यूड की या फिर कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की डीसी वोल्टेज सिग्नल प्रोवाइड करने वाले डिवाइस को या फिर सोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, डीसी वोल्टेज सोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो डीसी वोल्टेज सोर्स बेसिकली क्या होता है, एनर्जी सोर्स होता है, एक इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स होता है जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कंटिन्यूअस डीसी सिग्नल या डीसी एनर्जी फिक्स एम्पलीट्यूड की या फिर कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की क्या करेगा, ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की डीसी सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की जो कंटिन्यूअस डीसी सिग्नल है, ठीक है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की जो कंटिन्यूअस डीसी सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करता है, उसी सोर्स को, उसी वोल्टेज सोर्स को हम क्या बोलते हैं, डीसी वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। तो डीसी वोल्टेज सोर्स बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स होता है जो कंटिन्यूअस कांस्टेंट एम्पलीट्यूड या फिर फिक्स्ड एम्पलीट्यूड की डीसी सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करता है। अब ये डीसी वोल्टेज सोर्स के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है, आपकी बैटरी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बैटरी हो सकता है, एंड बैटरी इज नथिंग बट सीरीज आर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स। सीरीज आर पैरेलल combination, battery is nothing but it is a series or parallel combination of primary or secondary storage cells, ठीक है, secondary cells, ठीक। तो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी जो सेल्स हैं उसी का सीरीज या फिर पैरेलल जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी। तो बैटरी जो होता है बेसिकली सेल जो पढ़ते हैं अपन, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी जो सेल्स हैं उसी सेल्स का सीरीज या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलते हैं, बैटरी। और बैटरी जो होता है एक्चुअली एक डीसी वोल्टेज सोर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। कोई भी बैटरी को हम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन अगर देखें तो बैटरी को ऐसे शो करते हैं हम, ठीक है, जिसमें बड़ा प्लेट पॉजिटिव, छोटा प्लेट निगेटिव और जो भी वैल्यू है उसको वोल्टेज में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है।
ईएमएफ सोर्स है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो बैटरी जो होता है सीरीज या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स तो आपको पता होगा, सेकेंडरी जो प्राइमरी सेल्स हैं उसको नॉन रिचार्जेबल टाइप का होता है। ठीक है, जिसको वन टाइम बस यूज़ कर सकते हैं। ठीक, और सेकेंडरी जो सेल्स होता है वो रिचार्जेबल होता है, मोटरसाइकिल मोटर कार में जो यूज़ होने वाले बैटरी है जिसको वापस रिचार्ज कर सकते हैं। सेल फोन मोबाइल फ़ोन में जो यूज़ होने वाला जो बैटरी है वो क्या है, सेकेंडरी है, रिचार्जेबल बैटरी। बैटरी का इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ये होता है। ठीक है, दूसरा डीसी वोल्टेज सोर्स का एग्जांपल क्या है, डीसी वोल्टेज जनरेटर होता है। ठीक है, डीसी वोल्टेज जनरेटर, डीसी वोल्टेज जनरेटर होता है जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की डीसी सिग्नल जनरेट करने का काम करता है। ये भी आपका क्या है, डीसी वोल्टेज सोर्स का एग्जांपल है। तीसरा आपका डीसी वोल्टेज सोर्स में पावर सप्लाई सिस्टम होता है। ठीक है, तो पावर सप्लाई सिस्टम जो होता है वो भी डीसी वोल्टेज सोर्स का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जांपल्स है वो क्या है, आपका डीसी वोल्टेज सोर्स का है, जो एक्चुअली कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की कंटिन्यूअस डीसी सिग्नल प्रोवाइड करने का या डीसी सिग्नल जनरेट करने का काम करता है। ठीक है, अब डीसी वोल्टेज जो सोर्स होता है वो डीसी वोल्टेज सोर्स है वो दो तरीके से हो सकता है। कैसे, एक आपका आइडियल हो सकता है, आइडियल डीसी वोल्टेज सोर्स। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, प्रैक्टिकल बोल सकते हैं, आइडियल डीसी वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो कोई भी डीसी वोल्टेज सोर्स है वो कोई आइडियल डीसी वोल्टेज सोर्स की इंटरनल जो रेजिस्टेंस होती है वो हमेशा जीरो होती है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ डीसी वोल्टेज सोर्स इज ज़ीरो। ठीक है, तो कोई भी वोल्टेज सोर्स है वो आइडियल कब कहलाएगा, यदि उस वोल्टेज सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है वो क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, तो अगर किसी वोल्टेज सोर्स की, किसी एनर्जी सोर्स की इंटरनल रेजिस्टिव प्रॉपर्टी जो है वो ज़ीरो है तो वह वोल्टेज सोर्स क्या कहलाएगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स की इंटरनल जो रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है, आइडियली ज़ीरो होता है। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, मान लिया जाए किसी वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट, अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब क्या होगा यहाँ पर, कि कोई भी बैटरी हो गया, डीसी जनरेटर हो गया या फिर पावर सप्लाई सिस्टम हो गया, जो भी आपका डीसी वोल्टेज सोर्स है, उस डीसी वोल्टेज सोर्स के अंदर जो करंट अपोजिशन की प्रॉपर्टी होता है, उसी करंट अपोजिशन की प्रॉपर्टी को उस बैटरी का या फिर डीसी वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है वो आइडियली क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो हर एक वोल्टेज सोर्स के अंदर इंटरनली एक करंट अपोजिशन की प्रॉपर्टी होता है। उस करंट अपोजिशन की प्रॉपर्टी को उस वोल्टेज सोर्स का क्या बोलते हैं, हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इंटरनल जो रेजिस्टेंस होता है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं आर आई से शो कर दूं तो आर आई जो होता है वो आइडियली क्या होता है, ज़ीरो होता है इन केस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो हर एक वोल्टेज सोर्स है उसको ऐसा शो करते हैं, ये रजिस्टर हो गया, उसके खुद के अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है, फिर ऐसा मान लीजिए ये बैटरी है, ये ऐसा। ठीक है, तो ये वोल्टेज सोर्स, ये प्लस टर्मिनल, माइनस पॉजिटिव पोलैरिटी और निगेटिव पोलैरिटी, इसकी पोलैरिटी फिक्स है। ठीक है, अगर ये वोल्टेज सोर्स है, अगर इस वोल्टेज की वैल्यू को V मान लूँ और इसकी रेजिस्टेंस को मैं RI मान लूँ, सो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वोल्टेज सोर्स। जब भी किसी वोल्टेज सोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्किट में ग्राफिकली पिक्चोरियल फॉर्म में, पिक्चर के फॉर्म में,
तो हमेशा एक बैटरी के साथ उसके साथ में एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगाएंगे और ये जो रेजिस्टेंस जो होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो आइडियल जो डीसी वोल्टेज सोर्स की अगर बात करूं तो आइडियल केस में उस डीसी वोल्टेज सोर्स की जो इंटरनल जो रेजिस्टेंस होगा क्या होगा, वो 0 होता है। तो ये क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है कि कोई भी आइडियल वोल्टेज सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है। ठीक है, तो इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो 0 होती है। मान लिया जाए इस वोल्टेज सोर्स के साथ मैं एक्सटर्नली कोई लोड कनेक्ट कर देता हूँ, ये RL, सपोज दिस इज लोड, ये RI इस ये कंप्लीट वोल्टेज सोर्स है और कोई भी वोल्टेज सोर्स को एक वोल्टेज और उसके साथ में एक सीरीज रजिस्टर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, आइडियली 0। तो अगर देखा जाए तो इसकी इस वोल्टेज सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, दैट मीन्स इसकी करंट अपोजिशन प्रॉपर्टी कंप्लीट 0 है। तो क्या होगा, जितना भी वोल्टेज आप अप्लाई करोगे ये पूरे का पूरे जो वोल्टेज है यहाँ लोड के फॉर्म में क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा, मतलब लोड के अक्रॉस अपीयर हो जाएंगे। तो कोई भी वोल्टेज सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, आइडियली 0 होगा। तो वो आइडियल डीसी वोल्टेज सोर्स कहलाएंगे। तो आइडियल डीसी वोल्टेज सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, बट किसी प्रैक्टिकल अगर बात करें, अगर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करें तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो रहेंगी, भले 1 ओम 2 ओम क्यों ना हो, ओम में हो, लेकिन उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं RI नॉट इक्वल टू 0 ओम, 0 ओम के बराबर नहीं रहेगा, ये 0 ओम रहेगा, मतलब इसका कुछ रेजिस्टेंस ही नहीं रहेंगे। जो भी वोल्टेज है पूरे का पूरे वोल्टेज इस लोड के अक्रॉस क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। इसमें जो भी अप्लाइड जो वोल्टेज है वो कंप्लीट इस लोड के पास अपीयर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपन का, ये हो गया आपका प्रैक्टिकल का, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स किसको बोलेंगे, ऐसे वोल्टेज सोर्स जिसकी इंटरनल रजिस्टिव प्रॉपर्टी है वो 0 नहीं होती। ठीक है, तो जिस वोल्टेज सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी 0 नहीं होती ऐसे वोल्टेज सोर्स को हम क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो ये प्रैक्टिकल डीसी वोल्टेज सोर्स है क्योंकि इस डीसी वोल्टेज सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी वो 0 नहीं है। क्लियर हुआ। तो ये हमारा हो गया वोल्टेज सोर्स, डीसी वोल्टेज सोर्स, डीसी के अंतर्गत आइडियल डीसी वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल डीसी वोल्टेज सोर्स। अब हम देखते हैं किसी करंट सोर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो आइडियल और प्रैक्टिकल हो गया। ठीक, अब करंट सोर्स की बात करेंगे। तो करंट सोर्स क्या होता है, एक्चुअल में करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स में बस इतना ही डिफरेंस है कि वोल्टेज जो सोर्स होता है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होती है, लो होती है। करंट और वोल्टेज सोर्स है वो एक्चुअल में रहने के लिए क्या है, अलग अलग चीज़ नहीं है, वो एक्चुअल में एक ही सोर्स है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वोल्टेज सोर्स को इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है, ये हमारा एक्सटर्नल लोड है, ये बाहरी जो कनेक्ट किए वो लोड है, ये RI इसका इनपुट रेजिस्टेंस है, ये प्लस माइनस आपका एक्सटर्नल DC वोल्ट, ये कंप्लीट मिलाकर अपने आप में वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था यहाँ पर कि अगर RI इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 0 है, या फिर बोल सकते हैं कि RI की वैल्यू है वो बहुत ही कम है, मिनिमम है, मिनिमम मिनिमम या फिर वेरी लो वैल्यू का है। ठीक है, वेरी लो वैल्यू का है, मिनिमम है या फिर वेरी लो वैल्यू का है। तो जब RI की वैल्यू है वो सोर्स की इनपुट जो रेजिस्टेंस या इंटरनल जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है वो अगर लोड के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम है, ये याद रखना आप। वोल्टेज और करंट सोर्स में यही बस डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो यदि किसी सोर्स का इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो लोड के रिस्पेक्ट में अगर बहुत ही कम,
आर आई अगर वेरी वेरी लेस देन आर एल होगा, आर एल एक्सटर्नल लोड है, जिस लोड को अपन पावर को ट्रांसफर करने के लिए कनेक्ट किए हैं वही लोड है। तो यदि सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस अगर सोर्स के साथ कनेक्टेड लोड रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर बहुत ही कम है तो आर आई वेरी वेरी लेस देन आर एल है। तो आर आई का वैल्यू अगर आर एल से बहुत ही कम है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, जो भी एनर्जी सोर्स रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, वोल्टेज सोर्स कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, वोल्टेज सोर्स कहलाएंगे। ठीक है। तो अगर एनर्जी सोर्स की इनपुट इंटरनल जो रेजिस्टेंस है, अगर वो इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट में कनेक्टेड लोड रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर वेरी वेरी स्मॉल है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, वो जो सोर्स होगा वो वोल्टेज सोर्स कहलाएंगे। अब वो डिपेंड्स करता है कि वो वोल्टेज सोर्स आइडियल है कि प्रैक्टिकल है। ठीक है। तो ये वोल्टेज सोर्स कब कहलाएंगे, कोई भी एनर्जी सोर्स वोल्टेज सोर्स तभी कहलाएगा यदि उस एनर्जी सोर्स का इंटरनल जो रेजिस्टेंस होगा उस सर्किट में कनेक्टेड लोड रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम होगा। तो अगर आर आई का वैल्यू आर एल के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम है तो वोल्टेज सोर्स कहलाएंगे। सिमिलरली अगर देखा जाए, मान लिया जाए ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस क्या है, इफ वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लोड रेजिस्टेंस। अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो लोड रेजिस्टेंस से बहुत ही ज़्यादा है तो वो क्या कहलाएगा, करेंट सोर्स कहलाएंगे। तो एनर्जी सोर्स है वो करेंट सोर्स होगा कि वोल्टेज सोर्स होगा, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस तो उस एनर्जी सोर्स के अंदर प्रेजेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का ही है। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है वो लोड से ज़्यादा है तो वो करेंट सोर्स कहलाएंगे। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है वो लोड से अगर कम है तो क्या कहलाएगा, वोल्टेज सोर्स कहलाएगा। ठीक है। तो ये करेंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स में बस यही डिफरेंस है। तो कोई भी ऐसा एनर्जी सोर्स जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो लोड के रिस्पेक्ट में हाई होती है या फिर वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ऐसे एनर्जी सोर्स को हम क्या बोलते हैं, करेंट सोर्स बोलते हैं। ठीक है। तो करेंट सोर्स को ग्राफिकली ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, करेंट सोर्स हो गया ये ऐसा एरो। ठीक है। इसकी वैल्यू को हम क्या लिख लेते हैं, आई एस सोर्स करंट वैल्यू है बोल सकते हैं। और हमेशा करंट सोर्स के साथ प्रैक्टिकली क्या करता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाते हैं। ठीक है। पैरेलल में रेजिस्टेंस, फिर इधर क्या लगेगा, एक्सटर्नली जो भी आपको लोड जिसको पावर ट्रांसफर करना है उसका लोड रेजिस्टेंस होगा। ये आर आई उस सोर्स का इंटरनल इनपुट रेजिस्टेंस है बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये होगा आई एम। तो जब भी किसी करंट सोर्स के साथ पैरेलल में आपका एक रजिस्टर हो तो हमेशा एक क्या कहलाता है, करंट सोर्स कहलाता है। और किसी आइडियल करंट सोर्स की बात करें तो आइडियल करंट सोर्स की इंटरनल जो रेजिस्टेंस होती है प्रैक्टिकली इनफाइनाइट होती है। ठीक है। प्रैक्टिकली क्या रहता है, इनफाइनाइट होता है। अब देखो, अगर आइडियल करंट सोर्स की बात करें तो ऐसा करंट सोर्स जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होने से क्या होगा, वो इसकी जो ग्राफिकल जो आर आई जो शो किया हूँ वो क्या है, एक्चुअल में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इसका मतलब वो ओपन सर्किट होता है। तो ये आई एस हो गया और ये हो गया, ये ओपन सर्किट की तरह रहेगा, उस रजिस्टर का कोई रोल ही नहीं रहेगा क्योंकि इनफाइनाइट मतलब लार्ज वैल्यू के रजिस्टिव पाथ पर करंट की वैल्यू कम्प्लीटली क्या रहेगा, ज़ीरो। और जिसमें करंट की वैल्यू कम्प्लीटली ज़ीरो रहेंगे वो क्या रहेगा, ओपन सर्किट की तरह। तो आइडियल करंट सोर्स में इनपुट जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस वाले पाथ पर करंट की वैल्यू क्या होगा, उस पाथ पे करंट के वैल्यू क्या रहेंगे, ज़ीरो। तो इस पाथ में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जब इस पाथ में कोई करंट का फ्लो नहीं होगा तो ये वाला पाथ किसकी तरह ट्रीट करेगा,
ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा। दैट मीन्स ये क्या हो गया, एक आइडियल करंट सोर्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंट, आइडियल करंट सोर्स। ठीक है, तो आइडियल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रेलवे जैसे एग्जाम में, पब्लिक सेक्टर के एग्जाम में पूछ देते हैं कि किसी आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो करंट सोर्स का आइडियल रेजिस्टेंस जो होगा इंटरनल जो है वो इनफाइनाइट होगा। तो आर आई इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होने से उसमें फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कंप्लीटली जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आइडियल करंट सोर्स हो गया। अब प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करें तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या रहेगा, उसकी आर आई की वैल्यू है वो वेरी लार्ज रहेगा। कि ऐसा करंट सोर्स जिसकी इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो वेरी लार्ज होता है, इनफाइनाइट नहीं होता। इनफाइनाइट तो अपन का वो एक काल्पनिक है बोल सकते हो। ठीक है, तो आई प्रैक्टिकल करंट सोर्स का ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, एक करंट सोर्स जिसकी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, उसके साथ एक पैरेलल में रेजिस्टेंस और एक लोड लगा दो जिसको हमें पावर ट्रांसफ़र करना है। तो ये आर है। तो ये हो गया आपका आइडियल, ये ऊपर वाला आइडियल हो गया, ये प्रैक्टिकल हो गया। अब प्रैक्टिकल में आर आई का वैल्यू क्या होगा, आर आई का जो वैल्यू है वो वेरी लार्ज रहेंगे। आर आई का वैल्यू क्या रहेगा, वेरी लार्ज। ठीक है, तो ऐसा करंट सोर्स जिसके इंटरनल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी क्या होता है, वेरी वेरी लार्ज होता है, वो क्या कहलाएगा आपका, वो प्रैक्टिकल करंट सोर्स कहलाएंगे। बट ऐसे करंट सोर्स जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट होता है, वो क्या कहलाता है, इनफाइनाइट वाले हैं वो आइडियल करंट सोर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स रहने के लिए एक ही चीज़ है, यदि एनर्जी सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, वेरी वेरी स्मॉल है, या आइडियली ज़ीरो है, तो वोल्टेज सोर्स कहलाएगा। और अगर उसकी इंटरनल जो रेजिस्टेंस है अगर वो लोड से ज़्यादा है तो वो करंट सोर्स कहलाएगा। लोड से ज़्यादा अगर इंटरनल रेजिस्टिव प्रॉपर्टी हुआ तो वो करंट सोर्स, अगर लोड से कम इंटरनल रेजिस्टिव प्रॉपर्टी हुआ तो वो वोल्टेज सोर्स। अगर आर आई की वैल्यू कंप्लीट ज़ीरो तो आइडियल वोल्टेज सोर्स, अगर आर आई की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, आर आई की वैल्यू अगर इनफाइनाइट तो आइडियल करंट सोर्स, आर आई की वैल्यू प्रैक्टिकली वेरी वेरी लार्ज तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स कहलाता है। तो ये है हमारे एनर्जी सोर्स के बारे में कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है, करंट सोर्स। वोल्टेज एंड करंट सोर्स बेसिकली क्या होता है, एक एनर्जी सोर्स होता है जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, तो आई थिंक ये सिंबल ये सब याद होना चाहिए, कुछ कुछ पॉइंट्स है, ये बस पॉइंट आपको याद रखना है। ये रिप्रेजेंटेशन जब भी कहीं पर सर्किट में करंट सोर्स रहेगा तो करंट सोर्स के साथ ऑलवेज पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जुड़ता ही है। और जब भी इस टाइप का चीज़ दिखेगा तो दिमाग क्लिक करना चाहिए कि ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स है। ठीक है, और जब भी आपको यहाँ पर उस करंट सोर्स के साथ पैरेलल में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, मतलब उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने से वो ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेंगे, तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि वो एक आइडियल करंट सोर्स है। ठीक है, क्योंकि आइडियल करंट सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और जिस पाथ की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है उसमें करंट की वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो। करंट की वैल्यू जिस पाथ में ज़ीरो होती है वो पाथ हमेशा ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करता है। तो ये हो गया। ये अगला है हमारा करंट सोर्स का। हमेशा करंट सोर्स के साथ पैरेलल में एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये। और ये एक्सटर्नल लोड है, वह लोड है जिसे इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई करने के लिए ही इस एनर्जी सोर्स का यूज़ किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये बताया कि अगर एनर्जी सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस लोड से बहुत ज़्यादा है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस लोड से बहुत ज़्यादा होता है तो वो सोर्स है वो बेसिकली एक करंट सोर्स की तरह ट्रीट करता है। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ही कम होता है तो वो सोर्स है वो हमेशा एक वोल्टेज सोर्स की तरह ट्रीट करता है।
अब फिर अगर हम बोले प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ऐसा होगा, हमेशा एक वोल्टेज बैटरी के साथ एक सीरीज में रजिस्टर यूज़ होता है और इस रजिस्टर को इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो आइडियल वोल्टेज सोर्स, अगर इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़ीरो ना हो करके स्मॉल वैल्यू का है तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कहलाता है। और ये RL तो वह लोड रजिस्टर है जिसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इस एनर्जी सोर्स का यूज़ किया गया है। तो ये है वोल्टेज सोर्स, ये प्रैक्टिकल है। अगर ये RI ज़ीरो तो समझ जाना कि आइडियल है। RI का वैल्यू ज़ीरो ना हो करके अगर कुछ स्मॉल भी वैल्यू का है, 1 ओम 2 ओम 4 ओम कुछ भी, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। क्लियर हुआ? तो ये हो गया वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, क्योंकि आने वाले समय में वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बनेंगे। क्लियर हुआ? तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। मेरे वॉइस वीडियो लेक्चर को कैप्चर करके समझ करके अपने ऑन वर्ड में खुद का नोट्स बनाइए, डेली प्रैक्टिस करो। डाउट है तो कॉल करो, मैसेज करो, कमेंट करो, अच्छा लगे तो शेयर करो। और जब तक आप डेली नहीं पढ़ोगे, अपने से ज़्यादा टाइम नहीं दोगे, तब तक मेरा कितना भी अच्छा और मेरा कितना भी घटिया पढ़ाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? आपकी घर की मेहनत ही सबसे बड़ा चीज़ है। ठीक है? थैंक यू।